नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। और ये फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर इसकी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 47% मिनिस्टर यानी हाफ से ज़्यादा मिनिस्टर जो हैं, चाहे वो यूनियन कैबिनेट में हो या स्टेट कैबिनेट के अंदर, उन्होंने अपने नाम से क्रिमिनल केस को डिक्लेयर किए हैं। और इसमें से 27% केस जो हैं वो सीरियस नेचर के हैं, यानी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, करप्शन, इस टाइप के गंभीर केसेस हैं। ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक अलार्मिंग बेल है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसका मतलब है जब ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और कई केसेस में वो जो है लॉ मेकर बन जाते हैं, यानी जो लॉ ब्रेकर हैं दे बिकम लॉ मेकर। और यही डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। अब डिस्कस करते हैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस के बारे में। क्रिमिनल पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं ताकि उन्हें इम्यूनिटी और लेजिटिमेसी मिल जाए, और पॉलिटिशियन उन्हें यूज करते हैं उनकी मसल पावर और मनी पावर के लिए। ये एक विशेष साइकिल है, इनमें दोनों को बेनिफिट मिलता है, पॉलिटिशियन को भी बेनिफिट मिलता है और क्रिमिनल को भी बेनिफिट मिलता है। 1993 की जो वोरा कमेटी रिपोर्ट है उसने इसी नेक्सस को हाईलाइट किया, यानी कि पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और जो ब्यूरोक्रेटिक है इनके बीच का जो डीप लिंकेज है, इस रिपोर्ट ने उसको उजागर किया। अगर बात करें विनेबल कैंडिडेट्स के बारे में, दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक चीज देखती हैं, वो देखती हैं हु कैन विन, कौन जीत सकता है। एडीआर डेटा 2024 के हिसाब से जिन कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल चार्ज थे उनका जो सक्सेस रेट था वो 15.3% था, जबकि जिनके खिलाफ कोई भी केस नहीं था उनका सक्सेस रेट जो है केवल 4.4% था। यानी पार्टीज ये मान चुकी है कि क्राइम हेल्प करता है इलेक्शन को जीतने के अंदर। अगर बात करें हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में, दोस्तों आज इलेक्शन कंटेस्ट करना काफी महंगा हो गया है। कैंडिडेट्स और पार्टीज को कैंपेनिंग के लिए फंडिंग चाहिए होती है, और वो फंड अक्सर ब्लैक मनी या माफिया नेटवर्क से आते हैं, और इसके बदले में क्रिमिनल्स को जो है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है। और अगर बात करें स्लो जुडिशियल प्रोसेस के बारे में, जुडिशियल डिलेज भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। एमपीज और एमएलए के केस सालों तक पेंडिंग रह जाते हैं। कन्विक्शन रेट काफी लो है, जिससे पार्टीज को कोई डेटरेंस फील नहीं होता। 2024 की ये जो एडीआर रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 2009 से अब तक जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले एमपीज के अंदर 55% का राइज हुआ है। और अगर बात करें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के एंगल के ऊपर, दोस्तों इलेक्शन के अंदर वोटर जो है अक्सर कास्ट, रिलीजन या अपनी कम्युनिटी को प्रेफरेंस देते हैं। कैंडिडेट के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जनता उनको इग्नोर कर देती है। इससे पॉलिटिशियन को एक क्लियर मैसेज मिलता है कि क्राइम इज नॉट ए बैरियर टू पॉपुलैरिटी। वो क्राइम करके भी कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी के बेसिस पर इलेक्शन जीत के आगे जा सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कानून के अंदर कौन कौन से प्रावधान हैं जो राजनीति के अंदर अपराधीकरण को कम करने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये जो है भारत में चुनावों को रेगुलेट करने वाला एक मेन कानून है। इसका जो सेक्शन 8 है जो कि डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है या उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो इलेक्शन लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो दोस्तों अगर कानून की माने तो कानून साफ कहता है जो अपराधी है वो जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। और अगर बात करें सेक्शन 11 के बारे में जो कि डील करता है इलेक्शन कमीशन पावर टू रिड्यूस डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो कुछ मामलों में कैंडिडेट का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कम कर सकती है अगर उसे लगे कि कैंडिडेट जेन्युइनली एलिजिबल है। 2019 में इलेक्शन कमीशन ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग की डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिड्यूस कर दिया था, जिससे वो दोबारा चुनाव लड़ सकें। अब डिस्कस करते हैं रिसेंट इनिशिएटिव के बारे में, यानी कि 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। ये जो बिल है प्रपोज करता है कि आर्टिकल 75 और 164 के अंदर अमेंडमेंट किया जाए। अगर कोई मिनिस्टर ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट होता है जो 5 ईयर से ज्यादा की पनिशमेंट कैरी करता है और वो 30 दिन लगातार कस्टडी में रहता है तो उसे ऑटोमेटिकली ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है क्लीन गवर्नेंस के लिए। अब क्वेश्चन आता है इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कानून तो है बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी कमजोर है। अक्सर कैंडिडेट अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या एसेट को छिपा लेते हैं या फिर नॉमिनेशन पेपर में गलत जानकारी दे देते हैं। इसके ऊपर 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने साफ कहा था ऐसे लोगों को कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए और इसे एक डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड भी माना जाना चाहिए। यानी कि लॉ कमीशन की ये जो रिपोर्ट है ये बोलती है अगर कोई जनता से सच नहीं बोल सकता तो वो जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता।
अगर बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, यानी कि डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेज इन हाई कोर्ट्स के बारे में, आज इलेक्शन रिलेटेड केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं और जब तक फैसला आता है कैंडिडेट का पूरा टर्म खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हाई कोर्ट में स्पेशल इलेक्शन बेंच बनाई जाए जो इन मामलों को डे टू डे हियरिंग में सुने और जल्दी निपटाएं। अगर कोई कैंडिडेट क्रिमिनल केस में फंसा है तो उसकी गिल्ट या इनोसेंस इलेक्शन टर्म खत्म होने से पहले ही तय हो जानी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 11 है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। सेक्शन 11 जो है वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो किसी कन्विक्टेड व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कम कर सकती है, लेकिन सीरियस क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप, करप्शन, इस टाइप के केसेस में ये पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है कानून की स्पिरिट और पब्लिक ट्रस्ट दोनों को कमजोर करता है। कठोर अपराधियों के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, तो इस सेक्शन 11 को रिव्यू करने की खास जरूरत है। अगर बात करें फाइनेंशियल और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स के बारे में, पॉलिटिकल फंडिंग अभी भी जो है काफी ओपेक है। लोग नहीं जानते कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत लाया जाए ताकि उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर पब्लिक डोमेन में हो। इलेक्शन फंडिंग सिस्टम को धीरे धीरे स्टेट फंडेड मॉडल की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे कॉर्पोरेट और ब्लैक मनी इन्फ्लुएंस कम हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो डेमोक्रेसी की असली ताकत है। जब जनता को जानकारी होगी तभी राजनीति साफ हो पाएगी। दोस्तों, डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया है रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन जब कानून ब्रेकर ही लॉ मेकर बन जाते हैं तो सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एथिकल इशू भी है। इसे खत्म करने के लिए हमें कानून के साथ साथ पॉलिटिकल विल और वोटर अवेयरनेस की भी जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।